तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 7 फरवरी और 7 फरवरी की न्यूज़ प्लस कल की एक दो इम्पोर्टेंट न्यूज़, क्योंकि कल भी मैंने न्यूज़ नहीं डाली थी, तो दोनों दिनों की कुछ भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। और हाँ, कल न्यूज़ नहीं आई और आज भी लेट न्यूज़ आ रही है, तो इसका एक रीज़न ये है कि राजस्थान की जो इतनी सारी एग्ज़ाम्स आ रही है, जैसे कि एसआई हो गया, पटवारी हो गया, पुलिस की और एग्ज़ाम आ रही है, प्लस आरएएस आने वाला है, प्लस कॉलेज लेक्चरर है। इन सब में हमें राजस्थान की करंट अफेयर चाहिएगी और मैं पिछले 3-4 दिन से राजस्थान के 6 मंथ्स के करंट अफेयर तैयार कर रही हूँ। तो वो एक वीडियो आने वाली है जो राजस्थान के 6 मंथ के, मतलब जून 2020 से लेकर इस साल के जनवरी 2020 तक के सारे करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर आ रही हूँ। तो वो पीडीएफ तैयार करने में लगी हुई थी, तो इसकी वजह से न्यूज़ थोड़ी डिले हो रही है। वैसे तो न्यूज़ कोई छूटेगी नहीं आपकी, लेकिन अगर कोई न्यूज़ हमसे छूट भी जाती है तो अगले दिन के पेपर में, आने वाले 1-2 दिन के पेपर में वो न्यूज़ कवर हो जाएगी। ठीक है, तो डेली के करंट अफेयर्स आपको यहाँ मिलेंगे। तो अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के और कल की रोज। सबसे पहले तो स्मार्ट वॉल जो होती है वह क्या है? ये है वॉल। वो वाली वॉल है WALL, मतलब वॉल यानी दीवार। ठीक है, तो स्मार्ट वॉल एक नया कंसेप्ट आया है। ये क्या है? हाल ही में यूएसए और मेक्सिको की सीमा को उन्नत तकनीक के साथ भौतिक और सशस्त्र गश्त की जगह बॉर्डर को ड्रोन, स्कैनर, सेंसर्स के द्वारा टेक्नोलॉजी आधारित दीवार बनाई जाएगी। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ये देखो, ये ऐसे करके यूएसए का नक्शा है और यूएसए में ऐसे करके यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो है मेक्सिको। ऊपर है कनाडा, ये बीच में है यूएसए मतलब अमेरिका, और ये है मेक्सिको। ठीक है, तो दोस्तों मेक्सिको और ये जो इनका जो सीमा क्षेत्र है, मेक्सिको और यूएसए का सीमा क्षेत्र है, ये हमेशा विवादित रहता है। और मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो इस क्षेत्र में, इस सीमा पे दीवार खिंचवाना चाहते थे, जो कि हमने जो बाइडन जब प्रेसिडेंट पद उन्होंने संभाला था तो उसके अगले ही दिन उन्होंने घोषणा की थी कि मेक्सिको और अमेरिका के बीच में अब कोई सीमा नहीं बनेगी, क्योंकि मेक्सिको से बहुत सारे प्रवासी अमेरिका में आते हैं, तो इन लोगों के प्रवासियों की समस्या यहाँ से बनी रहती है। तो इसी क्षेत्र से निपटने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक नया प्लान लेके आए हैं कि क्यों ना इस क्षेत्र पे जो भौतिक और सशस्त्र, मतलब जो वो खड़े रहते हैं सिपाही, और वो गश्त करते हैं और हमने तार वगैरह लगा रखे हैं, इसकी जगह क्यों ना हम एक ऐसी दीवार बनाएं जो एआई टेक्नोलॉजी पर, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। वो दीवार कैसे बनाई जाएगी? यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ड्रोन तैनात कर दिए जाएंगे जो 24 आवर्स इसकी निगरानी करेंगे। इसके अलावा स्कैनर्स लगा दिए जाएंगे और सेंसर्स लगा दिए जाएंगे कि ऐसे स्कैनर और सेंसर यहाँ पे ज़मीन में या फिर लगा दिए जाएंगे, ताकि कोई भी अगर यहाँ से इधर प्रवेश करता है तो वो सेंसर के माध्यम से पता चल जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्यों ना हम टेक्नोलॉजी को उपयोग लेके एक वॉल बना दें, वहाँ पे सैनिकों को बॉर्डर पे जैसे हमारे सैनिक खड़े रहते हैं उसको खड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तो ऐसी एक नई टेक्नोलॉजी का प्लान लेकर आया है अमेरिका और इसे नाम दिया गया है स्मार्ट वॉल। तो दोस्तों कई बार ऐसी नई टर्म्स जो न्यूज़ में चलती रहती है वो हमसे एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो ये एक चीज़ थी जो आप याद रखिएगा। अब दोस्तों एक प्रोग्राम है कपिला, तो हमें इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, नया नहीं है प्रोग्राम है, 15 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुआ था। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हमको याद रखनी है। पहले तो फुल फॉर्म है कि मतलब कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। तो कलाम साहब के नाम पे कलाम दिया गया है, कलाम के ए के नाम पे कलाम, पी फिर प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी आई में ही आ जाएगा इंटेलेक्चुअल, और पी में आ जाएगा प्रॉपर्टी और फिर लिटरेसी, और फिर आ जाएगा अवेयरनेस प्रोग्राम। मतलब शॉर्ट फॉर्म ज़रूरी नहीं है हर एक वर्ड का मीनिंग लिख ले, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी इनमें होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंदाज़ा हम इस तरह से लगा सकते हैं ताकि हम एग्ज़ाम में सही कर दें कि के ए से हो जाएगा कलाम, है ना? ठीक है, और पी से हो जाएगा प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपको याद ये रखना है कि ये जो प्रोग्राम है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है? हिंदी में इसको हम बोलते हैं बौद्धिक संपदा।
जो दोस्तों कॉपीराइट होते हैं, पेटेंट होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, ये सब बौद्धिक संपदा में आते हैं। जैसे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरा वीडियो कोई और कॉपी नहीं कर पाए, इसके लिए मेरे पास कॉपीराइट होता है। ठीक है, कि मेरा वीडियो अगर कोई जैसे मेरे वीडियो को स्कैन करके उसमें फिर अपनी वॉइस डाल के अगर अपना वीडियो या फिर मेरे वीडियो पे अपना चैनल का नाम लेके और अपना वीडियो कोई बनाने लगता है, अपने चैनल पे डालने लगता है, तो क्योंकि मैंने मेरी बुद्धि का उपयोग उस संपदा में किया है, बनाने में किया है, तो मुझे उस पे सरकार कॉपीराइट देती है। ठीक है, तो इस वीडियो को कोई और ना यूज़ कर पाए। पहले ऐसे कोई कानून नहीं थे, लेकिन अब ऐसे कानून होते हैं, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी ऐसी, तो ऐसे कानूनों की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब ऐसे कानून होते हैं और इनको सुरक्षित रखने के लिए ऐसे ही पेटेंट होता है। जैसे कि कोई दवाई बनाता है, उस पर पेटेंट लेते हैं ना, पेटेंट करवा लेते हैं, 15 साल के लिए पेटेंट हो गया, 10 साल के लिए पेटेंट हो गया। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उस जैसी दवाई, मतलब वही जो उस दवाई में जो चीज़ें होती हैं, वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो कोई और यूज़ करके सेम वैसी दवाई ना बनाए, है ना। कम से कम 15 साल तक तो उसने जो इतना रिसर्च किया है उस दवाई को बनाने में, उसकी वैल्यू उसे मिले, इसलिए पेटेंट करवाया जाता है, इसलिए कॉपीराइट होता है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती है, ये क्या होती है? बौद्धिक संपदा। तो लोगों को बौद्धिक संपदा के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है ना। हम जानते ही नहीं है कि अच्छा ये वाली बौद्धिक संपदा मतलब ये हमारी प्रॉपर्टी है, इस पे हमारा अधिकार है। तो इन सब चीज़ों के लिए जागरूकता लाने के लिए सरकार ने बौद्धिक संपदा साक्षरता, मतलब हमें पता चले कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की साक्षरता, है ना, उसके लिए जागरूकता अभियान प्रारंभ किया था। और ये कब प्रारंभ किया था? क्योंकि कलाम सर के नाम पे है, तो 15 अक्टूबर को ये प्रारंभ किया गया था, क्योंकि 15 अक्टूबर को कलाम साहब की डेथ हुई थी, है ना। तो उनकी याद में कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम कहते हैं कपिला। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय मौसम विभाग, भारतीय मौसम विभाग आईएमडी द्वारा कहाँ पर आंधी तूफान पर अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा? तो दोस्तों भारतीय मौसम विभाग मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, है ना, ये आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र बना रहा है। कहाँ बना रहा है? बालासोर उड़ीसा में बना रहा है। देश का पहला ऐसा आंधी तूफान केंद्र होगा। इसका काम क्या होगा? सबसे पहले आसमानी बिजली के कारण जानमाल को जो नुकसान होता है उसको कम करना। दोस्तों पिछले 1 साल में उड़ीसा में ऐसा पाया गया कि 390 से भी ज़्यादा बार बिजली गिरी है, और ये एक प्राकृतिक आपदा है। इसके बचाव के हमारे पास बहुत कम इलाज है। तो इसके प्रति अवेयरनेस लाने के लिए लोगों में जो बिजली जो हम ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाते हैं उसमें इस बिजली के बचाने के लिए जो सेंसर्स लगाए जाते हैं, वैसी चीज़ों के लिए, और इस चीज़ की कुछ भविष्यवाणी करने के लिए भी कि कौन से ऐसे सेंसिटिव रीजन्स हैं, कहाँ पे गिर सकती है ना, इन सब से बचाने के लिए ही आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है बालासोर उड़ीसा में, और ये देश का पहला ऐसा केंद्र होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारतीय मौसम विभाग की। तो भारतीय मौसम विभाग की स्थापना दोस्तों अंग्रेजों के ज़माने में ही हो गई थी 1875 में, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो थोड़ा सा आप ये याद रख लीजिएगा। एक आदि महोत्सव चल रहा है दोस्तों, 1 फरवरी से शुरू हुआ है और 15 फरवरी तक चलेगा। तो आदि नाम से ही पता चल रहा होगा कि आदिवासियों का महोत्सव है। तो सबसे पहले हो कहाँ रहा है, कब हो रहा है? 1 से 15 फरवरी। कहाँ हो रहा है? दिल्ली में। और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने इसका उद्घाटन किया था, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसमें किया क्या जा रहा है? इसमें आदिवासी कला, शिल्प, चिकित्सा, उपचार और उनके जितने भी भोजन होते हैं, चिकित्सा पद्धतियाँ होती हैं उनकी, है ना, जिस तरह से वो उपचार करते हैं, देसी घरेलू नुस्खे होते हैं, उनकी जो कलाकृतियाँ होती हैं, हैंडमेड जो भी हैंडीक्राफ्ट्स वो बनाते हैं, ठीक है, और उनकी लोक कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है, प्लस उनकी बिक्री की जाती है, मतलब स्टॉल लगाए जाते हैं जिसमें कोई खिलौने बेच रहा है, कोई चिकित्सा पद्धति बेच रहा है, कोई भोजन, अपने कुछ स्पेशल शेफ बुलाए जाते हैं आदिवासियों में भी खाना बनाने वाले, और हम लोग जाके वैसे खाने हम टेस्ट करते हैं कि उनका क्या टेस्ट होता है। तो इन सब का प्रदर्शन और बिक्री की जाती है, और 20 से भी अधिक राज्यों के 1000 से भी ज़्यादा आदिवासी कलाकार इस पे भाग ले रहे हैं। तो ये सब दोस्तों इसलिए होता है कि हम अपने आदिवासी लोगों को रोज़गार दें, क्योंकि उनके बहुत सारे रोज़गार छिन गए हैं, क्योंकि जंगल अब बचे नहीं हैं, वो पहले जंगलों पे डिपेंडेंट रहते थे। ठीक है, तो उनकी कला को हम पहचानें, उनकी कला को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम पहचान दे सकें, ताकि उनके पास आय का कुछ सोर्स बने, है ना। इन सब चीज़ों के लिए आदि महोत्सव जैसे प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा करवाए जाते हैं, ताकि उनको जीविकोपार्जन के साधन मिल सकें। इंटरनेट दस्तावेज को क्या कहते हैं? इंटरनेट इसको कहते हैं दोस्तों टूल किट।
अगर आप इंटरनेट में कोई अपना डॉक्यूमेंट रखते हैं उसको बोलते हैं हम टूल किट। तो टूल किट का नाम सुनते ही आपको एक और नाम याद आया होगा, ठीक है। तो अगर आप न्यूज़पेपर ध्यान से पढ़ रहे हैं और सुर्खियों वाली न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो वो नाम है ग्रेटा थनबर्ग। और ये ग्रेटा थनबर्ग क्यों है? ये ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की एक इकोनॉमिस्ट है, 13-14 साल की एक लड़की है जो स्वीडन की पर्यावरण रक्षक हैं, मतलब पर्यावरण रक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, मतलब लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं पेड़ बचाने के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इन ये टूल किट नाम हमने कब सुना? जब इन्होंने अपने टूल किट में किसानों से संबंधित इन्होंने कोई एक अपना जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में उनसे संबंधित इन्होंने एक बयान दिया था। तो उस समय हमने सुना था कि इन्होंने अपने टूल किट से अपना बयान हटा लिया है, या फिर उन्होंने कुछ कहा था कि मेरे टूल किट में अभी भी वो रखे हैं। एक ट्वीट इन्होंने किया था, उस ट्वीट को बाद में डिलीट इन्होंने कर दिया था, ऐसे कुछ। तो इस वजह से हमारे टूल किट इस वक्त तो सुर्खियों में आया। तो जो कंप्यूटर हमारे चलता है पटवारी की एग्ज़ाम में और बहुत सारे एग्ज़ामों में, तो कई बार ऐसे जो न्यूज़ में ऐसी जो चीज़ें होती है वो पूछ ली जाती हैं, है ना। तो टूल किट आप याद रखिएगा। अब दोस्तों आरबीआई की लेटेस्ट मौद्रिक नीति आई है, तो वैसे कुछ चेंज हुआ नहीं है इस पे, वही सेम दरें हैं जो पहले थी। बस इन्होंने आने वाली जीडीपी की, मतलब 2021-22 में हमारी जीडीपी में कितनी परसेंट वृद्धि की संभावना जताई है? 10.5% वृद्धि की संभावना जताई है। मतलब 10.5% हमारी ग्रोथ रेट रहेगी। आईएमएफ ने इसे 11.5% बताया था और हमारे आरबीआई ने इसे बताया है 10.5%। 3-4 इम्पोर्टेंट ये देख लेते हैं हम। रेपो रेट दोस्तों 4%, पिछली बार भी 4% ही थी। रिवर्स रेपो रेट 3.35% और बैंक रेट 4.25%। तो दोस्तों रिवर्स एक बार मतलब रेपो रेट देख लेते हैं। रेपो रेट वो रेट होती है जिससे आरबीआई से सभी अन्य बैंक लोन लेते हैं। अगर आरबीआई से हम पैसे लेंगे, मतलब अन्य जो बैंक हैं वो आरबीआई से पैसे लेंगे, तो आरबीआई उन्हें जिस दर पर, ठीक है, लोन देता है ना, वो जो ब्याज लगाता है वो क्या होता है? रेपो रेट कहलाती है ना। और वो है 4% की। मतलब आरबीआई से जो छोटे बैंक उधार लेंगे तो आरबीआई उन्हें किस ब्याज पे उधार देगा? वो है 4%। और जो रिवर्स रेपो रेट होती है सेम इसका उल्टा होता है कि अगर बैंकों के पास, छोटे जो बैंक होते हैं उनके पास अतिरिक्त मनी होती है, ज़्यादा पैसा पड़ा है, तो वो कई बार क्या करते हैं? आरबीआई में रख देते हैं अपना पैसा ले जाके, है ना। तो इस पैसे के बदले में उन्हें जो मिलता है वो है 3.5%, मतलब 3.35%। ये हमेशा रेपो रेट से कम होती है, या तो 5.0% या 0.75% कम होती है। ये हमेशा, मतलब इतना याद रखिएगा, रिवर्स रेपो रेट जो होती है वो रेपो रेट से हमेशा कम होती है, ठीक है। कम क्यों होती है? क्योंकि आरबीआई का काम होता है अन्य बैंकों को उधार देना। इससे क्या होता है, इन बैंकों को, ये जो छोटे बैंक होते हैं इनको तो पैसे मिलते रहते हैं, और आरबीआई के पास में उधार देगा तो जो ब्याज आएगा उससे मनी बढ़ती रहती है आरबीआई की। लेकिन अगर ये बैंक अपने जो पैसे हैं उसको आरबीआई के पास में रखने लगे, है ना, तो आरबीआई इन्हें कम ब्याज पे लोन, मतलब कम दर देता है इनको, मतलब कम ब्याज दर देता है। ये इसलिए देता है कि आरबीआई चाहता है कि ये मतलब मेरे पास कम रखें और बाजार में ज़्यादा इन्वेस्ट करें। नहीं तो अगर रेपो रेट से ज़्यादा रिवर्स रेपो रेट होगी तो सब बैंक क्या करेंगे? हमको उधार देने के बजाय क्या करेंगे? आरबीआई के पास ही रखने लग जाएंगे अपने पैसे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए रिवर्स रेपो रेट कम होती है ताकि मार्केट में पैसा थोड़ा सा बना रहे। और बैंक रेट है दोस्तों 4.25%। अभी ये पिछली आरबीआई की मौद्रिक नीति में भी इतनी थी और इस बार भी इतनी है। बैंक रेट क्या होता है कि जब ये जो छोटे बैंक है ये लंबी अवधि के लिए आरबीआई से, रेपो रेट में तो छोटी अवधि के लिए होता है, लेकिन अगर लंबी अवधि के लिए आरबीआई से उधार ले रहे हैं तो उसे कहते हैं बैंक रेट। और ये अगर लंबी अवधि के लिए लेंगे तो थोड़ा ब्याज भी तो ज़्यादा देना पड़ेगा ना। थोड़ी अवधि के लिए देंगे तो आरबीआई को थोड़ी दया आ जाती है कि ठीक है थोड़े कम ले लेता हूँ मैं ब्याज, अभी तो वापस कर ही देंगे। लेकिन अगर लंबी अवधि के लिए ले रहे हैं तो 4.25% की दर से बैंक रेट, मतलब छोटे बैंक आरबीआई को ब्याज देते हैं। तो ये तीनों रेट, ज़्यादातर यही रेट सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे तो आगे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट अपने लिए 3 ही हैं फिलहाल के लिए, तो आप 3 अभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये थे दोस्तों करंट अफेयर। और जैसा कि मैंने बताया कि राजस्थान करंट अफेयर्स का 6 मंथ्स का वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगी जिसमें 6 महीने के करंट अफेयर्स होंगे। तो वो या तो
कल के दिन में शायद अपलोड कर दूंगी मैं, तो आप वो ना देखना भूलिएगा, क्योंकि 6 महीने के करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने के, क्योंकि आने वाली जो एग्ज़ाम है नेक्स्ट 6 मंथ में जितने भी एग्ज़ाम होंगे दोस्तों, पिछले 1 साल का करंट उसमें सारा कवर होना चाहिए। और ख़ासकर राजस्थान का करंट, ये इंटरनेशनल और नेशनल करंट तो हम बहुत सारे अखबारों में और उनमें पढ़ लेते हैं, बट राजस्थान के करंट के लिए हमारे पास कम सोर्सेज होते हैं और हम कम पढ़ पाते हैं। और हमारी एग्जाम्स में राजस्थान के करंट ही ज़्यादा पूछते हैं, स्पेशली पटवारी हो गया, एसआई हो गया, कॉलेज लेक्चरर हो गया, आरएस हो गया, है ना। और जितनी भी रीट में तो शायद करंट नहीं आता है, और बाकी जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के टीचर के एग्ज़ाम होती है उन सब में करंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो वीडियो देखना ना भूलिएगा, कल शायद आपके सामने वो आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।